हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगी रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर जो सीरीज चल रही है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। और भी प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो एक आकृति दिख रही होगी, इसमें यहाँ पर लुप्त संख्या है, यहाँ पर कौन सा नंबर को रखा जाएगा, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करें, जैसे कि नंबर का सीरीज है 32, उसके बाद 35, 39, 42 और 46, 49 और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये पार्ट नंबर 17 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 16 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए दोस्तों पहला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। कह रहा है 5 मित्र एक्स वाई जेड ए और बी एक परिधि में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो 5 मित्र है, एक परिधि पर बैठे हैं, परिधि वृत्त का ही होता है, वो वृत्त है एक, ठीक है। इसके परिधि पर केंद्र की तरफ मुंह करके पांचों व्यक्ति बैठे हैं। पहला व्यक्ति हो गया, दूसरा व्यक्ति हो गया, तीसरा व्यक्ति हो गया, चौथा व्यक्ति हो गया और पांचवा व्यक्ति हो गया। केंद्र की तरफ मुख कर रहे हैं, इसीलिए एरो हम अंदर की तरफ लगा दे रहे हैं, जिससे मालूम चलेगा कि वह व्यक्ति केंद्र की तरफ ताक रहा है, ठीक है। चलो आगे पॉइंट क्या कहते हैं, बस उस पॉइंट को समझो। पॉइंट कहते हैं 5 मित्र है एक्स वाई जेड ए और बी एक परिधि के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से देखो कह रहा है एक्स वाई के ठीक बाएं पर, x जो है y के ठीक बाएं पर और z के ठीक दाएं पर है। देखो जो x है ना y के तो बाएं में बैठा है, और शब्द का जो प्रयोग होता है वो फर्स्ट नाम के लिए होता है, और x और y में फर्स्ट नाम क्या है x है, तो x के लिए और वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखा जाता है। x y के ठीक बाएं पर और z के ठीक दाएं पर है। इस लाइन से हम लोग को दो चीज मिल चुकी है कि प्रश्न है एक्स वाई के ठीक बाएं पर और जेड के ठीक दाएं पर है। देखो अगर हम पहले व्यक्ति को इस सर्किल में कहीं भी बैठा सकते हैं अपने मर्जी से, तो हम चलो वाई को मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ, y यहाँ बैठेगा, तो y के बाएं में कौन बैठा है x, तो x को बैठना पड़ेगा यहाँ पर। और एक पॉइंट और है, जो x है ना वो z के दाएं बैठा है, तो x यहाँ है तो z को यहाँ बैठना पड़ेगा, तभी तो जाके z के दाएं x होगा, क्योंकि z का दायां इधर होगा जब z भीतर की तरफ ताक रहा है तो, ठीक है। आगे पॉइंट कहता है b एक के ठीक दाएं पर है, b एक के ठीक दाएं पर है, जो b है ना वो एक के ठीक दाएं पर है। तो ये बताइए हमारे पास बैठाने के लिए एक ये यहाँ भी बैठ सकता है और ये यहाँ भी बैठ सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। कंडीशन क्या है, b जो है एक के ठीक दाएं पर है। अगर हम ए को यहाँ बैठाते हैं तो इसके दायां जेड हो जाएगा, तो दाएं तरफ तो सीट खाली नहीं है, तो मैं ए को यहाँ नहीं बैठा सकता, तो मुझे मजबूरी है कि ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा। और जब ए यहाँ पर बैठ गया तो इसके दाहिने बगल यहाँ पर बैठ जाएगा कौन, यहाँ पर बी बैठ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ से ए हमारा अरेंजमेंट जो है कंप्लीट हो चुकी है। इनसे कितना भी प्रश्न हम लोगों से पूछ ले, हम सारे प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। हम लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है तो ए के ठीक बाएं पर कौन है, ये जो है ए का दायां हो गया इधर और ए का बायां हो गया इधर। तो पूछा है
ए के ठीक बाएं पर कौन है, ये बताइए ए के ठीक बाएं पर कौन बैठा है, तो मेरे दोस्त वाई बैठा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसे सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सीरीज में यहाँ पर आप लोगों के सामने 32 दिया है, उसके बाद में क्या दिया है 35 दिया है, उसके बाद में 39 दिया है, उसके बाद में 42 दिया है ना 39, उसके बाद में 42 दिया है, उसके बाद में 46 दिया है, उसके बाद में 49 दिया है, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो चलो यहाँ पर क्या लॉजिक है, बस उस लॉजिक को पहचानो। यहाँ 32 से 35 कैसे बन सकता है, अगर 32 में प्लस का हम 3 कर देंगे तो 35 बन सकता है, ठीक है। 35 से 39 कैसे बन सकता है, 35 से 39 बनने के लिए प्लस का 4 करना होगा, 39 से 42 बनने के लिए प्लस का 3 करना होगा ना, बिल्कुल सही बात। अच्छा 42 से 46 बनाने के लिए यहाँ पर भी प्लस का 4 करना होगा। अच्छा 46 से यहाँ 49 बनने के लिए प्लस का 3 करना होगा। तो ये बताइए 49 में कितना प्लस करना होगा, 49 में कितना प्लस करना होगा। एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ से हम सभी लोग को नजर से दिख रहा होगा कि पहले +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है। तो अगली बार जो होगा प्लस का 4 होगा, क्योंकि 3 और 4 की सीरीज चल रही है। तो 49 में प्लस का 4 को हम जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। और 53 कौन सा ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। आप लोग प्रश्न को रटिए नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न हम लोगों के सामने आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि जिस प्रकार 7 का रिलेशन 56 से है, ठीक उसी प्रकार 11 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है और हम लोग को क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। चलिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखोगे 7 से हम लोग देखो यहाँ पर 7 से हम लोग 56 बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 11 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम लोगों को निकालना है। चलिए तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, बस उस लॉजिक को तुम पहचानो। यहाँ 7 से 56 कैसे बन सकता है, 7 से 56 कैसे बन सकता है, देखो 7 से 56 बनने के लिए यहाँ पर क्या है 7, इस 7 में अपने मन से प्लस का 1 कर दो, 7 में +1 कर दो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। 7 में अपने मन से +1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, बस इसको गुना कर दो, 7 और 8 है 56 हो गया। यानी 7 में अपने मन से हम प्लस का 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 7 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा 56। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 7 में अपने मन से 1 जोड़ेंगे तो 7 का अगला नंबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 7 गुना 8 कितना हो जाएगा 56। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर कैसे लगेगा लॉजिक तुम पहचानो। यहाँ 11 है तो 11 में 1 हम बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बस 11 को 12 से गुना कर देंगे आंसर हो जाएगा। 11 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा मेरे दोस्त। और 132 कौन सी ऑप्शन में दी गई है, 132 ऑप्शन नंबर डी में दी गई है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न है, यदि 96 C 3 बराबर 32 और 288 C 8 बराबर में कितना 36 है तो 408 C बराबर C 6 बराबर क्वेश्चन मार्क है, बीच में क्या लगा हुआ है C। तो C की जगह पे कौन से सिंबल को रखा जाए जिसको सॉल्व करने पर यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाए। यहाँ क्या करेंगे, देखो जैसे 96 है और यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर कितना बनाना है तो यहाँ पर 32 बनाना है। अच्छा एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पर जो C है ना, C को हमने इसके जगह पर हमने मान लीजिए भागा रखते हैं, C के जगह पे हम भाग रख रहे हैं तो C के जगह पे हम भाग जब रख दिए तो 96 को 3 से भाग करेंगे तो बिल्कुल 32 मिलेगा। सेम लॉजिक को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ क्या है
288 × 8 बराबर 36 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 200, यहाँ पर है 288 है ना, 288 सी के जगह पे भागा कर दो कितना से 8 से, तो बराबर में कितना मिल जाना चाहिए 36 मिलना चाहिए। तुम भाग करके देखो, भाग करो यहाँ 288 को जब हम 8 से भागा करेंगे तो 8 तिरकी 24, यहाँ से 4 चला गया तो 48, 8 6 कितना 48, बराबर के इस साइड भी 36, बराबर के इस साइड भी 36। इसका मतलब इस जो 288 है इसको 8 से हम भाग करेंगे तो 36 मिल जाएगा। सिमिलरली मेरे दोस्त यहाँ पर 408, उसके बाद में क्या है सी और 6 है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सी के जगह पे बस भागा रख देंगे, सी के जगह पे भागा रख देंगे। तो 408 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो 6 36 हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा 4 तो ई हो जाएगा 48, 6 8 48 कितना हो जाएगा। जब हम 408 को 6 से भागा करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 68। ठीक है मेरे दोस्त, तो कितना आसान और मज़ेदार प्रश्न है। ऐसा प्रश्न जब भी एग्जाम में आएगा ना तो आप लोग आसानी से जरूर सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे एक्स यू का रिलेशन यू जे से है ठीक उसी प्रकार आई एच का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, बस उस लॉजिक को तो पहचान लो। एक्स यहाँ पर क्या है क्यू, एक्स क्यू का रिलेशन जो है यू और जे से है। यहाँ पर सेम लॉजिक यहाँ पर क्या है आई और एच है, इसके रिलेशन जो है क्वेश्चन मार्क से है और हम लोग को क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। चलिए तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, बस उस लॉजिक को पहचानो। यहाँ देखो x से देखो कि यू कैसे बना है। x से यू बनने के लिए x का स्थान होता है 24, यू का स्थान होता है 23, सॉरी यू का स्थान 21 होता है। x का 24 यू का 21, तो 24 से 21 बनाने के लिए -3 किया जाना चाहिए। अच्छा अब देखो कि क्यू से जे कैसे बना है, क्यू से जे कैसे बना है। देखो क्यू और जे एक दूसरे का विपरीत लेटर है, विपरीत क्यू का विपरीत जेड होता है, क्यू का विपरीत क्या होता है जेड होता है, क्यू का विपरीत क्यू का विपरीत जे होता है और जे का विपरीत क्यू होता है, ये एक दूसरे का विपरीत लेटर है। सेम यहाँ पर भी बना दो, जो आई है ना इसमें से बस तुम 3 घटा दो, तो आई का जो स्थान होता है 9 होता है, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, छठा लेटर एफ होता है। और एच का तुम्हें विपरीत लेटर निकलना है, तो इसका अपोजिट यानी कि विपरीत, तो एच का जो विपरीत लेटर होंगे वो कौन सा होंगे, एच के जो विपरीत लेटर होते हैं वो एच होते हैं, सॉरी एच बोल रहे हैं, एच का विपरीत लेटर एस होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एफ और एस। कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है मेरे दोस्त, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना आसान और मज़ेदार प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से अलग संख्या या संख्याओं को चुनिए। देखो यहाँ पर जो विकल्प दी गई है इसमें से कौन सा विकल्प अलग है वही बताना है। 3 एक तरह होगा, एक अलग होगा। तो यहाँ देखो 14 से 12 कैसे बना है, अगर 14 में से हम -2 कर देंगे तो 12 बन जाएगा। 15 से 13 कैसे बना है, -2 करने से। यहाँ देखो 20 से 18 कैसे बना है, -2 करने से बना है ना। अच्छा यहाँ पर देखो कि 25 से 19 कैसे बना है, -6 करने पर। तो इनमें सबसे अलग कौन हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में सारे में पहले नंबर में से -2 करके दूसरा नंबर बनाया जा रहा है, जबकि ऑप्शन डी में ऐसा बात नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को हमने पहले आज ही से इस वीडियो में इसको रख रहे हैं। प्रश्न है कितने घर केवल बाइक हैं, कितने घर केवल बाइक है, ये प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो ये त्रिभुज के भीतर जितना भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है ना, ये सारे का सारे जानते हैं क्या है, ये सारे का सारे क्या है, हाउस है। यहाँ पर डिनोट किया गया हाउस मतलब घर है, ठीक है। त्रिभुज के भीतर जितना भी नंबर है ये सारे क्या है, हाउस है। अच्छा यहाँ पर बाइक, बाइक का मतलब क्या हो जाएगा, देखो जो जितना भी वृत्त के अंदर घिरा हुआ है ना, ये सारे का सारे क्या है, बाइक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जो जितना भी आयत के भीतर घिरा हुआ है ये क्या है, कार है,
आकार है ना, बिल्कुल इकार है। लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बस उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने घर केवल बाइक है, यानी घर जो है कितने घर केवल बाइक है। तो घर वाले कौन सा, देखो कितने घर, घर वाला कौन सा है, घर वाला है त्रिभुज, त्रिभुज लेना है, त्रिभुज। केवल बाइक है, केवल शब्द यूज कर देने से यानी बाइक के भीतर भी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नंबर जो घर, त्रिभुज है घर, घर प्लस केवल बाइक है, बाइक का मतलब सर्किल, तो ऐसा नंबर जो केवल त्रिभुज और वृत्त में आता हो। तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज और वृत्त में कौन सा भाग आ रहा है। देखो यहाँ पर कार नहीं बोला है, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की कार वाला भाग है ना, इसको हम कलर भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम लोगों से मतलब है तो किन से, हम लोगों से मतलब है केवल त्रिभुज और वृत्त वाले भाग में जो नंबर है। तो देखो ऐसे कितने घर जो केवल बाइक है, तो देखो यहाँ पर 11 क्या है, हाउस के अंदर आ रहे हैं 11 और बाइक्स के भी अंदर आ रहे हैं 11। तो इसका मतलब इसमें केवल इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त राइट आंसर। फिर से समझिए एक बार और। चलो हमने आपको क्या बोला कि कितने घर केवल बाइक है, तो देखो घर वाला कौन सा है चित्र, घर वाला त्रिभुज है ना। अच्छा बाइक वाला कौन है, बाइक वाला क्या है, सर्किल है ना। तो ऐसे देखो प्रश्न में ही बोला है कि ऐसे कितने घर हैं जो केवल बाइक हो, इसका मतलब त्रिभुज के भीतर आना चाहिए प्लस वृत्त के भीतर आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज क्या है, घर है। अच्छा बाइक क्या है, ये वृत्त है ना, सॉरी ये बाइक क्या है, ब्रिक है। बाइक वाला क्या है, बाइक मतलब मोटरसाइकिल को वृत्त से रिप्रेजेंट किया गया है, घर को त्रिभुज से। तो ऐसा नंबर जो केवल त्रिभुज और वृत्त के कॉमन पार्ट हो, इसमें कॉमन हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 11 ही ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त। ठीक है चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ लिए होंगे। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करे, श्रृंखला को पूरा करे। चलो यहाँ पर जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल को रखा, कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। आपको सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न है। देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है, बस उस लॉजिक को पहचान। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले किसी भी सिंबल को तुम उठा सकते हो। यहाँ पर बीच में क्या है, सर्किल है, यहाँ पर बीच में क्या है, सर्किल है, यहाँ पर बीच में क्या है, सर्किल है, यहाँ पर भी सर्किल आना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, पहले में खाली है, अगले में कलर हो गया है, फिर पहले में खाली है तो अगले में क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो हम लोगों को जो आंसर के रूप में आएगा वो सर्किल आएगा लेकिन कलर किया हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत, क्योंकि इसमें सर्किल खाली है तो खाली कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि अल्टरनेट चल रही है ना। बिल्कुल हमारे पास बच गया दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ पर ए या सी दोनों में से किसी एक को तुम छांट लो। यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, ए है, तो अगली बार में ए जो है एक ए में से एक जुट गया, ए जो है मैं ए लेटर में एक जोड़ देंगे तो बी बन जाएगा, लेकिन ई कोना पे आ गया, यानी घड़ी के चलने के दिशा में ए घूम रहा है, घड़ी के चलने की दिशा में घूम रहा है। अच्छा यहाँ पर जो बी में प्लस एक करेंगे तो सी हो जाएगा, सी आ गया यहाँ पर। अच्छा सी में +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में डी यहाँ पर नहीं है वो गलत, तो ऑप्शन नंबर सी में डी यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत। बचा क्या, बचा ऑप्शन नंबर ए, यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, कैसे करना है इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अच्छा यहाँ पर W को चेक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तुम चाहो तो चेक भी कर सकते। देखो यहाँ पे जो Z है ना, इसमें से एक घटा यहाँ पर आ गया Y, इसमें से एक घटा यहाँ पर आ गया X, तो इसमें से भी एक घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा W। इसका मतलब जो Z वाली जो सीरीज है ना, ए भी -1 होकर, इसमें -1 होकर ए भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रही है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखो ये भी सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को। देखो आपको मैं बताता हूँ कि दर्पण प्रतिबिंब में यानी दर्पण में जब हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां दिखता है, यानी कि दायां और बायां चेंज होता है, ऊपर और नीचे सेम होता है। अच्छा एक कंसेप्ट और आपको मैं सिखा देता हूँ कि जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनता है, जो चीज़ दर्पण से दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर बनता है। चलिए यानी कि जैसे मान लीजिए ये दर्पण है तो दर्पण से नज़दीक में क्या है, सर्किल है और त्रिभुज है। तो दर्पण से नज़दीक में त्रिभुज वृत्त है तो नज़दीक में वृत्त बनेगा, और दूर में त्रिभुज है तो दूर में त्रिभुज बनेगा। बस इस कंसेप्ट को याद रखिए जिससे आप कोई सा भी ऑप्शन को छांट सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए तो यहाँ पर दर्पण से नज़दीक में क्या है, तीर, तो दर्पण से नज़दीक में तीर बनेगा नीचे की तरफ। दर्पण से दूर क्या है, ई वाला तीर, तो दर्पण से दूर बनेगा ई वाला तीर। ठीक है, चलो तो इस बेस पे तुम छांटो। यहाँ पर क्या बनना चाहिए, यहाँ पर ई वाला तीर बनना चाहिए ऐसे, जो नीचे की तरफ ये तीर जो होनी चाहिए वो नीचे की तरफ और ये कलर किया होना चाहिए। ठीक है, तो कभी ऊपर की तरह तीर नहीं बन सकता, ऑप्शन सी गलत। कभी ऊपर की तरह तीर नहीं बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी गलत। अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं नीचे की तीर, नीचे की तरफ तीर दोनों में बना है, ऑप्शन ए में भी और ऑप्शन बी में भी, लेकिन इसके जस्ट बाद वाला जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से देखो, यानी बीच में धांसा हुआ ऐसे तिरछे है। तो यहाँ पर बाहर की तरफ काहे निकल गया है, बाहर की तरफ, ऑप्शन नंबर ए में बाहर की तरफ नहीं निकल सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत। बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। तो ऐसे बनाया जाता है मेरे दोस्त नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है, ए सी का भाई है। देखो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन को हम फैमिली ट्री बनाकर चुटकी बजाते ही सॉल्व करा देंगे। यहाँ पर देखो जहाँ भी पुरुष होगा, बस इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी पुरुष की बात होगी तो उसको हम लोग त्रिभुज में बंद कर देंगे। अब महिला जेंडर की बात होगी ना, महिला जेंडर की बात होगी तो उसको हम लोग सर्किल में बंद कर देंगे। पुरुष जेंडर के लिए हम लोग त्रिभुज में बंद करेंगे, महिला जेंडर के लिए हम वृत्त में बंद करेंगे। ठीक है, अगर पति पत्नी होंगे तो उनके बीच में एक पुरुष त्रिभुज, एक महिला, इनके बीच में एक छोटा सा प्लस सिंबल का यूज कर देंगे। बस इस कंसेप्ट को याद रखिए, इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। कैसे, देखो ए सी का भाई है, जो ए है ना, ए सी का भाई है। देखो ए सी का भाई है तो ए जो है सी का भाई है, इसका मतलब यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। जो ए है यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, ए क्या है, ए सी का भाई है, सी का भाई है, इसका मतलब सी को भाई है, ए का जेंडर हम लोगों को मालूम है, ए सी का भाई है, इसका मतलब ए का जेंडर मालूम है, ए क्या है, मेल है, इसीलिए इसको हमने त्रिभुज में बंद कर दिया। आगे क्या कर रहे हैं, बी डी की इकलौती बहन है, बी डी की इकलौती बहन है। जो बी है ना, जो बी है वो डी की इकलौती बहन है, डी की इकलौती बहन है, इसका मतलब बी क्या है, बहन है। तो बी का जेंडर हम लोगों को मालूम है क्या है, महिला है, तो इसको हम लोग बंद कर देंगे वृत्त में। अच्छा ये बताइए, जो बी है ना वो डी की क्या है, बहन है, तो इसका मतलब डी क्या होगा, डी भाई होगा, क्योंकि इकलौती बहन है, इसका मतलब डी भाई होगा। ठीक है, आगे पॉइंट करता है, बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। जो यहाँ पर जो शब्द है ना, इस जो का प्रयोग होता है सेकेंड नाम के लिए, और बी और डी में सेकेंड नाम क्या है, डी है। तो ये जो वर्ड का जो यूज हुआ है मेरे दोस्त, ये जानते हैं किसके लिए हुआ है, जो वर्ड का जो यूज हुआ है वो डी के लिए हुआ है, जो डी का मामा है। यानी जो डी है ना वो, सॉरी, जो सी का मामा है, जो डी है वो किसका मामा है, सी का। इसका मतलब डी का सी क्या है, भगना है। तो डी का बहन क्या है, बी, बी का यहाँ पर सी बेटा या बेटी हो जाएगी तो सी का मामा बन गया डी। अच्छा यहाँ से ऊपर वाले एक पॉइंट हमने बनाकर छोड़ा है फैमिली ट्री कि ए क्या है, सी का भाई है। जो ए है ना वो सी का भाई है, तो इसको हमने बनाया था वृत्त में, ऊपर से इसको हमने ले लिया है। यहाँ सी का मामा डी तभी कहलाएगा जब इसकी बहन का बेटा या बेटी होगी सी, क्योंकि सी का जेंडर अभी हम लोगों को मालूम नहीं चला है। आगे पॉइंट कहता है, यदि ई सी का पिता है,
ई सी का पिता है, जो ई है ना वो सी का पिता है। अच्छा यहाँ पर बी क्या है, सी का माँ है, जो बी है सी का माँ है, तो ई बनाना है, ई क्या है, सी का पिता, तो ई सी का पिता है, इसका मतलब इसका भी जेंडर मालूम है, तो इसको हम लोग त्रिभुज में बंद कर देंगे। सी क्या है, सी का बी क्या है, माँ, और ई क्या है, सी का पिता, तो माँ पिता है, तो इन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल का हम लोग यूज कर देते हैं, जिससे मालूम चलता है कि ई और बी एक दूसरे के शादी का संबंध रखते हैं। और हमारे पास फैमिली ट्री बन के रेडी हो चुका है। इतना हमसे जितना भी प्रश्न पूछ ले, हम सारे प्रश्न को आंसर आसानी से दे सकते हैं मेरे दोस्त। हम लोगों से प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, जो ए है ना वो बी से किस प्रकार संबंधित है, ये बताइए। सी का भाई है ए, और सी क्या है, बी का या तो बेटा होगा या बेटी होगी, क्योंकि सी का लिंग हम लोगों को मालूम नहीं चला है, सी का जेंडर मालूम नहीं चला है। अगर ए भाई है तो भी ए भाई होगा, अब सी बहन है तो भी ए क्या है, भाई है। तो इसका मतलब बी क्या, ए क्या है, इसके बेटा, अगर इसी जो है बेटा या बेटी कुछ भी है तो इसका भाई ही ना ए है, बिल्कुल। तो ए बी का क्या होगा, पुत्र होगा। ए बी का क्या होगा, पुत्र होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों से, बस इस प्रश्न को समझिए। कह रहा है पृथ्वी का जो रिलेशन ग्रह से है ठीक उसी प्रकार चंद्रमा का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा, बस यही बात को बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि पृथ्वी, हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। उसी प्रकार चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको मैं एक चीज बता दूं, अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न हम हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न क्या है। 12 नंबर प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में जैसे POND को 48 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और HELO को 39 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में PIN पिंक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए 12 ही आसान और मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त। क्या है यहाँ पर, क्या है POND, पौंड को उसने क्या कोड किया है, पौंड को उसने किया है 48 के रूप में। अच्छा आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हेलो, जैसे HELO, हेलो को उसने क्या कोड किया है, हेलो को उसने 39 के रूप में कोड किया है। हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पिंक, PINK, पिंक, पिंक का कोड क्या होगा, यही तो बताना। PINK, पिंक, पिंक का कोड क्या होगा, यही बात को बताना है। तो बस आप लोग तरीका को समझिए कि इसमें क्या लॉजिक है। यहाँ पर देखोगे कि पौंड से 48 कैसे बना सकते हैं। P का स्थान जो होता है 16 होता है, O का स्थान कितना होता है 15 होता है, N का स्थान कितना होता है 14 होता है, और D का स्थान कितना होता है 4 होता है। इन सारे जो इसके स्थान होते हैं इनको जोड़ कर देखो कितना हो रहा है, 16 को 15 को कितना हो जाएगा 31 गो, 31 में हम 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 45 गो, 45 में 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 गो। लेकिन यहाँ पर तो 48 बना है, 49 की जगह क्या बना दिया 48, इसमें से -1 अपने मन से कर देंगे तो 48 बिल्कुल बन जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाओ। सिमिलरली यहाँ H का स्थान 8 होता है, E का जो स्थान होता है अल्फाबेट में वो 5 होता है, L का 12 होता है, O का 15 होता है। इन सारे को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 और 5 13, 13 और 12 कितना हो जाएगा 25, 25 और 15 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी 39 बना है तो यहाँ भी माइनस का 1 करने से 39 बन जा रहा है, बन रहा है। ठीक है 39 बन गया। उसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ पर जो पिंक है इसमें भी लॉजिक लगेगा। क्या, P का जो स्थान होगा 16, I का स्थान होता है 9, N का स्थान होता है 14, K का स्थान होता है 11, इन सारे को ऐड करो तो 16 में 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 14 को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, 39 में 11 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा।
यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। फिर से काउंट कर लो, 9 और 6 15 और 4 19 और 1 20 की जीरो हासिल कितना 2 1 1 2 1 3 2 5 यानी 50 आ गया, बिल्कुल 50 आ गया। इसमें से भी -1 करेंगे, जब हम सभी में -1 कर रहे हैं तो इसमें भी करेंगे, तो 50 में से 1 करेंगे तो 49 हो जाएगा। और 49 कौन सा ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, 49 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो आकृति दी गई है, इस आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर कौन से नंबर को भरा जाएगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है और एसएससी सीजीएल में इस प्रश्न को पूछा गया है मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखो, अगर हम ऊपर वाले 3 और 6 को आपस में गुना कर दें, 3 गुना 6 और इधर करते हैं, ऊपर वाले को 3 गुना 6 कर दें तो 6 तिरके कितने हो जाएगा 18। यहाँ पर बीच वाला नंबर मिल गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे, अगर बाएं वाला 3 गुना 9 को हम कर दें, 3 गुना 9 को कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिरकी 27। बाएं वाले को गुना करके देख रहे हैं, दाहिने तरफ बना दिया है, बना है, बिल्कुल बना है। सेम वही लॉजिक लगा देंगे, 6 गुना हम 9 कर देंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 गुना 9, 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा 54, और 54 कौन सा ऑप्शन में दिया है, 54 ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ लिए होंगे दोस्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, बस इस प्रश्न को आप लोग समझिए। प्रश्न है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक शब्द दी गई है बैकग्राउंड, इस वाले शब्द का यूज करके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम लोग नहीं बना सकते। तो इसमें चेक करेंगे, जैसे CAGER केयर है, केयर वर्ड बना सकते हैं, CAG, यहाँ पर C है, बिल्कुल है। देखो यहाँ पर C है तो यहाँ पर C है, उसके बाद A है तो बिल्कुल A है, उसके बाद G है, बिल्कुल है, उसके बाद K है, बिल्कुल है, और उसके बाद R है। इसका मतलब इसको तो हम लोग बना सकते हैं क्योंकि इसमें जितना भी लेटर है ना, इस सारे लेटर इसमें मौजूद है। ऑप्शन नंबर हम B को चेक करते हैं, ROU ND, यहाँ से लेकर यहाँ तक उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे BACK, यहाँ पर B है, A है, C है, K है, यहाँ से उठाकर इसको E भी बनाया जा सकता है। तो फिक्स है कि ऑप्शन नंबर D नहीं बनाया जाएगा, यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। का है, क्योंकि जब तीनों बनाया ही जा सकता है तो ऑप्शन जो बचा वही नहीं बनाया जा सकता। तो ये काहे नहीं बनाया जा सकता, बस इसको समझिए। यहाँ पर क्या है, R उस R है, उसके बाद U है, उसके ओ माय गॉड, इसको भी तो बना सकते हैं, इसको भी हम लोग बना सकते हैं। इसमें कहाँ हम लोग मिस किए, कहाँ हम लोग मैच गलत किए हैं, फिर से समझिए। इसको भी तो बना सकते हैं, जैसे BACK, इसको भी हम लोग बना सकते हैं, BACK इसको भी बना सकते हैं। अच्छा ROUND इसको भी हम लोग बना सकते हैं। अच्छा RUN, यहाँ पर RUN ये भी लेटर को बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, C भी है, A भी है, उसके बाद G भी है, उसके बाद ओहो मेरे दोस्त हम लोगों ने मिसमैच कर गए थे। CAG, C है, A है, G है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं G के बाद में क्या है, E लेटर है, इसमें E लेटर है। तो यहाँ से हमने पहले गलत तरीका बता दिया था, यहाँ मूल शब्द में कहीं भी E लेटर का यूज नहीं किया गया है, मूल शब्द में कहीं भी E लेटर का यूज नहीं किया गया है। तो ई बताइए, मूल शब्द में कहीं भी ई लेटर का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हम ई लेटर काहे यूज करेंगे, यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही।
ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा हमने देखने का तरीका बदल दिया तो हमारा आंसर ही गलत आ गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को समझने का प्रयास जरूर करें हो ये कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर जो आकृति दी गई है इस आकृति में कितने त्रिभुज है हम लोगों को बताना है। तो आपको बताने से पहले एक चीज हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास इस बेसिक फिगर में, ई वाला बेसिक फिगर में अगर यहाँ से एक लाइन हम खींच दे तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो 2 और 1 कितना 3 त्रिभुज हो जाता है। इस वाले बेसिक फिगर में 3 त्रिभुज हो जाता है। तो यहाँ से 3 हो जाएगा। अगर एक लाइन हम यहाँ पर खींच दे तो 3 त्रिभुज इस ऊपर से इस बेस पे हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इतना ही त्रिभुज लेते हैं केवल तो इसमें भी 3 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग तरीका को समझते चलिए। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैसा ही आकृति को बनाया गया है। 3 त्रिभुज यहाँ से आ जाएगा, 3 त्रिभुज यहाँ से आ जाएगा। टोटल यहाँ से कितना त्रिभुज आ जाएगा, 6 त्रिभुज आ जाएगा। इस वाले में तो समझ गए। अब इस वाले बेसिक फिगर में हम आपको समझाते हैं। चलो कैसे बनाया गया, ऐसे ही कुछ बनाया गया होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से देखो, ये बेसिक जो आकृति है ये कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। जिस प्रकार बनाया है उसी प्रकार हम लोग बना रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। ऐसा बनाया है, ठीक है। अच्छा, बीच में एक लाइन है, यहाँ से लाया है ऐसे, यहाँ से लाया है ऐसे, लाया है यहाँ से लाया है ऐसे। अच्छा, यहाँ से एक यहाँ लाइन खींचा है, यहाँ से लाइन एक ऐसे खींचा है। इस यही आकृति यहाँ पर है तो हम इसमें कैसे त्रिभुज काउंट करते हैं आपको बेसिक पहले वाले देखो, पहले वाले वीडियो में हमने बहुत बार बताया कि जब भी किसी वर्ग के भीतर त्रिभुज काउंट करना हो तो इसमें बेसिक त्रिभुज हम लोग काउंट करते हैं। 1 2 3 4 बेसिक त्रिभुज 4 बन रहे हैं। बस इस 4 का डबल हम लोग कर देते हैं, कितना हो जाता है 8 त्रिभुज हो जाता है इस वाले आकृति में। तो ऐसा आकृति को ही मिलाकर इसमें बनाया गया है। चलो, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसमें बेसिक त्रिभुज बन रहे हैं तो 8 त्रिभुज यहाँ से आ जाएगा। सॉरी, यहाँ कलर को ही चेंज कर लेने दो। ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ से हम आपको बात बता रहे हैं कि आपको हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप लोग खुद समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो बेसिक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है कितना 8, यहाँ पर 8 त्रिभुज बन गया, यहाँ भी 8 त्रिभुज बन गया। ठीक है, 8 त्रिभुज यहाँ से 8 त्रिभुज यहाँ से। जब इन दोनों आकृति को हम मिला रहे हैं तो कुछ हमारे पास नए त्रिभुज बन रहे हैं। जैसे एक ई वाला त्रिभुज नया बन रहा है एक ई वाला, और जस्ट इनसे एक ऊपर बन रहा है ऊपर, देख रहे हैं कि नहीं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से देखो फिर से एक इस यहाँ पर बना त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ पर बना कि नहीं बना, एक त्रिभुज ई वाला बना, देखो इसके जस्ट नीचे सेम नीचे। तो यहाँ से 2 त्रिभुज और आ जाएंगे। तो इसको दोनों को जब हमने मिला रखा तो यहाँ से 2 त्रिभुज आ गया। तो इस वाले आकृति में टोटल कितना त्रिभुज हो गया 8 8 16 और 2 कितना, यहाँ से आ गया हम लोगों के पास 18 त्रिभुज। इस वाले में हमने अभी कितना निकाला था 3 यहाँ से 3 यहाँ से, यानी 6 त्रिभुज यहाँ से आ गया। जब इन सारे त्रिभुज को हमने ऐड कर दिया, जब इन सारे त्रिभुज को हम आपस में ऐड कर रहे हैं तो 2 और नए रेक्टेंगल बन रहे हैं, सॉरी त्रिभुज बन रहे। कौन कौन से, देखो ई वाला बना कि नहीं बना, इसको काहे भूल रहे हैं आप लोग, ई वाला। अच्छा, जस्ट इसके नीचे बना एक त्रिभुज, जस्ट इसके नीचे बना कि नहीं, बिल्कुल बना। तो यहाँ से 2 त्रिभुज आ गया। फिर से समझिए, हावरा का है ना, देखो एक त्रिभुज ई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल सारे त्रिभुज को मिलाने के बाद। अच्छा, जस्ट इनसे एक ऊपर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इनसे नीचे और इनसे ऊपर 2 त्रिभुज यहाँ से आ गया। तो 2 त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा इन सारे को मिलाने के बाद बन रहा है। अब टोटल त्रिभुज काउंट कर दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, 2 यहाँ से आ गया, 6 त्रिभुज, 2 आ गया यहाँ से, 6 आ गया यहाँ से, इस वाले में कितना 18 आया है। बस 18, इन सारे को ऐड कर दो तो 2 और 6 8 8 18 कितना 8 18 26, यानी इसमें टोटल 26 त्रिभुज है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कितना आसान और मजेदार प्रश्न था मेरे दोस्त। ठीक है,
चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।